अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, हम जो CDP की सीरीज़ चला रहे हैं उसका ये पार्ट 3 है। सेट 14 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। CDP के जो टेट एग्ज़ाम में आए थे। आज हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए सेट 15 और 16 में जितने भी CDP के क्वेश्चन आए हैं उनको कवर करेंगे। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम मैथ्स वगैरह के भी क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम लोग मैथ्स रीजनिंग वगैरह के भी क्वेश्चन इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि अब आइंदा से जो CDP के क्वेश्चन हैं मैं 4 या 5 सेट के क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और देखिए मुझे कुछ कमेंट आए हैं कि जो क्वेश्चन है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो देखिए अभी अगर आपने आपका यूट्यूब अपडेट किया है तो आपके ही फीचर्स में जब आप आपकी स्क्रीन को जूम आउट करेंगे तो आपको क्वेश्चन का साइज़ जो है वो बढ़कर दिखेगा। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहे हैं तो आप आपकी स्क्रीन को टच करके उसको जूम आउट कीजिए, आपको क्वेश्चन इंशाल्लाह ज़रूर नज़र आएंगे। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का जो CDP का फर्स्ट क्वेश्चन है सेट 15 का क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग एक्टिविटी इज़ दैट, यानी तालीम की सरगर्मियों की अहमियत है, मतलब जो टीचिंग एक्टिविटी हम करवाते हैं उनकी क्या अहमियत है। द टीचर गेट ऑल डिज़ायरेबल गाइडेंस विद द क्लासरूम एंड आउट ऑफ इट, यानी उस्ताद क्लासरूम के अंदर और बाहर से तमाम मतलूबा हिदायत हासिल करता है। ये उस मतलब टीचिंग एक्टिविटी की कई फ़ायदा है। द टीचर इंटीग्रेट द प्रोसेस ऑफ टीचिंग विद दैट ऑफ लर्निंग, यानी उस्ताद जो है वो तदरीस के अमल के साथ साथ सीखने को यकजा करता है, यानी दोनों को वो लर्निंग और टीचिंग दोनों को भी जो है आपस में जोड़ता है, इंटीग्रेट करता है। द टीचर मेक्स इफेक्टिव द प्रोसेस ऑफ फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी उस्ताद याददाश्त की सतह से अक्स की सतह तक अमल को मौसर बनाता है। यानी टीचिंग के ज़रिए जो उस्ताद है वो हमारे मेमोरी लेवल से रिफ्लेक्टिव यानी क्या, वो जब बच्चों के बिहेवियर में और उनके बर्ताव में नज़र आने लगता है वहाँ तक उस्ताद उसको मौसर बनाता है। जो बच्चों का मेमोरी पावर होता है और बच्चों के रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, उस्ताद उसको मौसर बनाता है। तो देखिए टीचिंग एक्टिविटी के जो सिग्निफिकेंस है या जो इम्पोर्टेंट है ये ऑल ऑफ दी अबव आएगा, क्योंकि हम सभी चीज़ें टीचिंग के ज़रिए कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। आज हम लोग थोड़ा फास्ट लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम वक्त में हम कवर कर सकें। अ टीचर शुड यूज़ द डायग्राम इन द क्लास, यानी एक उस्ताद को क्लास में शक्लों का इस्तेमाल करना चाहिए ऑन कंपलसरी बेसिस इन ऑर्डर टू इन्हेंस ऑफ द अट्रैक्शन, यानी कंपलसरी बेसिस पे करना चाहिए। बच्चों मतलब डेली करना चाहिए। ओकेजनली सो दैट द मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट में परसिस्ट, यानी कभी कभार इसलिए कि तालिब इल्मों की हौसला अफजाई बरकरार रहे, यानी कभी कभार ही हमको जो है चार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। ओनली वेन एवर रिक्वायर्ड एंड बेनिफिट द कंटेंट, या फिर जब ज़रूरत हो तभी हम इस्तेमाल करें और ऐसा इस्तेमाल करें जो कि हमारे कंटेंट को बेनिफिट पहुंचाए, यानी हम जो चीज़ समझाने जा रहे हैं उस चार्ट के ज़रिए, उस टीचिंग एड के ज़रिए वो बच्चों को समझ में आ जाए। ओके, या फिर ऑप्शन नंबर डी, वेन एवर द टीचर हैज़ हिज ओन विल टू टीच थ्रू डायग्राम, या फिर जब टीचर की खुद की ख्वाहिश हो कि आज मुझे डायग्राम का, चाहे वहाँ पे ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन आज मुझे डायग्राम का यूज़ करना है। अगर टीचर को ऐसा लगता है तो बस वो डायग्राम लेकर चला गया क्लास में, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, यानी डायग्राम का इस्तेमाल टीचर को कैसा करना चाहिए, ओनली वेन एवर रिक्वायर्ड एंड बेनिफिटिंग द कंटेंट, यानी जब ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करें और ऐसा इस्तेमाल करें जो कि आपको और आपके कंटेंट को, आपके टीचिंग को फ़ायदा पहुँचाए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। साइको एनालिसिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी जो साइको एनालिसिस थेरी है वो किसने दी थी, फ्रॉड ने, शेनेडर ने, डेल एंड डेनिकर ने या ब्लर ने। तो देखिए इनमें से किसी की भी थेरी हमने अब तक के जो हमारी नफ्सियात है उसमें नहीं पढ़ी है। फ्रॉड सेगमेंट की थेरी हमने पढ़ी है, साइको एनालिसिस से रिलेटेड थेरी उन्होंने दी है। तो यहाँ पर जो है इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, सेगमेंट फ्रॉड इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जॉन गुडमैन स्टडिंग हाउ मेमोरी चेंजेस एज पीपल गेट ओल्डर, शी इज़ मोस्ट लाइकली अ डैश साइकोलॉजिस्ट, यानी जो जॉन गुडमैन है उन्होंने ये स्टडी किया कि मतलब उन्होंने इस बात की स्टडी की कि जो मेमोरी है वो चेंज होती जाती है एज के हिसाब से। जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती जाएंगी उस हिसाब से आपके मेमोरी में भी जो है चेंजेस आते जाएंगे, यानी कुछ हद तक मेमोरी बढ़ भी सकती है कुछ लेवल तक, और कुछ लेवल के बाद जो है मेमोरी पावर कम हो सकता है, कम हो जाता है। तो शी इज़ मोस्टली लाइक अ डैश साइकोलॉजिस्ट, तो वो किस चीज़ के बारे में, मतलब कैसे साइकोलॉजिस्ट थे वो, सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। तो देखिए यहाँ पे समाज की उन्होंने कोई बात नहीं की है, कॉग्निटिव यानी दिमाग की भी कोई बात नहीं की उन्होंने, डेवलपमेंटल और एक्सपेरिमेंटल। तो देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हुई है, यानी मेमोरी पावर जो है हमारा, या हमारा जो
दिमाग है वो डेवलप होता है हमारी एज के साथ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी डेवलपमेंटल की उन्होंने बात की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द रोल ऑफ अ टीचर इन प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट में टीचर का क्या रोल होता है, लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ गाइड, लाइक अ कोवर्कर, ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी एज अ टीचर प्रोजेक्ट के अंदर हमको बच्चों का फ्रेंड भी बनना है, उनको हमको गाइड भी करना है और उनको हमें साथ साथ काम भी करना है, कोवर्कर यानी हमें उनके साथ उस एक्टिविटी में शामिल भी होना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्टैंड फॉर बिने टेस्ट इन उर्दू एंड पंजाबी बाय, यानी जो स्टैनफोर्ड बिनेट ने जो टेस्ट दिया था तो उर्दू और पंजाबी में इस टेस्ट को किसने दिया, CH राइस ने, MC जोशी ने, SM मोहसिन ने या लॉन्ग एंड मेहता ने। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, CH राइस ने जो है इस टेस्ट को उर्दू एंड पंजाबी में दिया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ चाइल्ड हैविंग डिफिकल्टी कम्युनिकेटिंग बट हाई इंटेलिजेंस लेवल कैन बी सफरिंग फ्रॉम, यानी एक बच्चा है जिसका इंटेलिजेंट पावर काफ़ी हाई है लेकिन उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, बातचीत में प्रॉब्लम है, वो लोगों से सही तरीके से अपनी बात नहीं रख पाता है या बात नहीं कर पाता है। तो ऐसा बच्चा किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, किस चीज़ से मुतासिर है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी खुद फिक्री, तैफ की बीमारी या सेरिब्रल पासी दिमागी जो बीमारी है उससे, या मेंटल रेट्रेडेशन यानी दिमागी बीमारी से, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पर वो जो बच्चा है वो किस बीमारी में या कौन से डिसऑर्डर में मुब्तला है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में। तो देखिए ये सारी जो बीमारियाँ हैं अलग अलग तरह की जो बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो डिसऑर्डर्स है, वो हर क्वेश्चन सेट में अगर आप देखेंगे तो 1 या 2 सवाल आए हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको जितने भी टाइप के डिसऑर्डर्स है, जितने भी टाइप के प्रॉब्लम्स है बच्चों के, चाहे वो उनके जज्बात से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी शख्सियत से रिलेटेड हो, जितने भी हैं इंशाल्लाह मैं आपको एक वीडियो में विद डिटेल एक्सप्लेनेशन ज़रूर करवाऊँगी। जैसे ही हमारा ये सेट कंप्लीट होते हैं, जैसे ही CDP के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, इंशाल्लाह उस वीडियो में मैं आपको पूरे जो डिसऑर्डर्स थे वो करवा दूँगी। तो यहाँ पर ये जो है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी उसका इंटेलिजेंट पावर हाई है लेकिन वो बातचीत सही तरीके से नहीं कर पाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स स्कोर 75 इन एन IQ टेस्ट, हिज मेंटल एज विल बी, यानी एक बच्चा है जिसको IQ टेस्ट में 16 साल का बच्चा है, उसको IQ टेस्ट में कितने नंबर हासिल हुए हैं, 75। तो हमको उसकी जो है मेंटल एज निकालनी है। देखिए ये क्रोनोलॉजिकल एज है इसकी, हमको इसकी मेंटल एज निकालनी है। ओके, हमको क्या निकालनी है, मेंटल एज। तो यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल एज दी गई है, हमको IQ दिया गया है, हमको मेंटल एज मालूम करना है। तो देखिए IQ का जो फॉर्मूला है वो है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। इस फॉर्मूले में हमको जो वैल्यूज़ दी गई है वो रखना है। अब देखिए कभी कभी IQ दिया जाएगा, मेंटल एज दी जाएंगी, क्रोनोलॉजिकल एज मालूम करनी होगी, कभी मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज दोनों दिया जाएगा, IQ मालूम करने के लिए कहा जाएगा। इस क्वेश्चन में IQ और क्रोनोलॉजिकल एज दी गई और हमको मेंटल एज मालूम करने के लिए कहा गया। तो एक ही फॉर्मूले से आप तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, IQ इज़ इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। तो देखिए IQ कितना दिया गया है, IQ दिया गया है 75। ओके, इज़ इक्वल टू यहाँ पर मेंटल एज हमको मालूम करना है तो मेंटल एज एज इट इज़, क्रोनोलॉजिकल एज दी गई है 16 अपॉन 100। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो है हम इन चीज़ों को क्या करेंगे, जो 16 और जो 100 है इसको हम 75 के साथ लेकर आ जाएंगे, यानी हो जाएगा 75 इंटू 16 अपॉन 100। कुछ इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। क्या है हमारा मेंटल एज जो है वो इधर ही रहेंगी, मेंटल एज, और ये जो 16 और 100 है वो 75 के साथ आ जाएगा। तो 16 जो है अपॉन में है तो वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और 100 जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे अपॉन में चला जाएगा। ये रूल आपको मालूम होना चाहिए कि जब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जब कोई वैल्यूज़ जाती है तो वो अपोजिट हो जाती है। जैसे प्लस अगर है तो माइनस हो जाएगा, माइनस अगर है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई अगर है तो डिवीज़न हो जाएगा, और डिवीज़न अगर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ आपको मैथ्स में भी काम आएगी। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या अभी हमको मिला 75 इंटू 16 अपॉन 100। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 75 इंटू 16 अपॉन 100 इज़ इक्वल टू हमको निकालना है मेंटल एज। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम इसको अगर डिवाइड करते हैं 25 से, 25 3 ज़ा और ये 25 4 ज़ा, देन 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16, और इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 4 ज़ा कितना होता है 12, यानी 12 जो है यहाँ पर उसकी जो है मेंटल एज निकल कर आएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग आंसर।
देखिए यहाँ पर आंसर 8 दिया गया है, लेकिन आंसर इसका 12 आएगा। यहाँ पर बहुत सारे आंसर्स में मिस्टेक हुई है। आप चाहे तो एक बार खुद से चेक कर लीजिए। इसका जो फॉर्मूला है आपको यही लगाना है, IQ इज इक्वल टू, मैका से आप याद रखेंगे MA/CA/100। ये जो है इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आपको जो वैल्यूज़ पुट करनी है, तो आंसर हमारा 12 निकल कर आता है यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन में आंसर 8 दिया गया है। तो आप एक बार खुद इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इफ़ यू हैव गुड हैंड इन रूटीन कंडीशंस देन इट कैन बी अज्यूम दैट योर ब्लैक बोर्ड हैंड राइटिंग शुड बी गुड। यानी अगर आप जो है मामूल के हालात में अच्छा हाथ है, आपका मामूल के कामों में अच्छा हाथ है, तो ये फ़र्ज़ किया जा सकता है कि आपकी तख्ते सियाही की लिखावट भी अच्छी होनी चाहिए। तो क्या मतलब आप ब्लैक बोर्ड हैंड राइटिंग शुड भी, यानी आपकी ब्लैक बोर्ड हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, एवरेज होनी चाहिए, पुअर होनी चाहिए, या फिर कांट से। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा कांट से आएगा, क्योंकि हम नहीं कह सकते, ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरे कामों में या जो क्लासरूम के बाहर के इन्वायरमेंट में अच्छे कारकर्दगी करते हैं उनकी हैंड राइटिंग अच्छी होंगी, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है एवरेज होंगी, या फिर हो सकता है पुअर होंगी, क्योंकि हम कुछ नहीं डिसाइड कर सकते किसी के कारकर्दगी से और उसकी हैंड राइटिंग से हम डिसाइड नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द 2 प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर। तो देखिए जो 2 प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है वो कौन कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली इसका आंसर बताती हूँ मैं, टेट एंड RIT जो है यहाँ पर ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है। ओके, अब इनका फुल फॉर्म क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए जो टेट है, जस्ट अ मिनट, देखिए आप देख सकते हैं टेट का फुल फॉर्म है थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, और इसका जो RIT का फुल फॉर्म है रोस्चार्ज इंक बोल्ड। ये दोनों जो है ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी शुड प्रोवाइड प्रोस्पेक्टिव टीचर्स विथ, यानी तालीमी जो नफ्सियात को लाजमी तौर पर असातिज़ा फ़राहम करना चाहिए। यानी कैसे असातिज़ा फ़राहम करना चाहिए, इंसाइट इनटू द वेरियस आस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, यानी जदीद तालीम के मुख्तलिफ पहलुओं में इंदराज। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी शुड प्रोवाइड प्रोस्पेक्टिव टीचर्स विथ, यानी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो उस तालीमी जो नफ्सियात है उसको असातिज़ा में कौन सी चीज़ें फ़राहम करनी चाहिए। तो इंसाइट इनटू द वेरियस आस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, यानी जदीद तालीम के मुख्तलिफ पहलू उनको आने चाहिए। प्रिंसिपल्स, इंसाइट एंड एटीट्यूड एज पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग, यानी मौसर तदरीस के इनेकाद के लिए उसूल, तसव्वुरात और रवैये उनमें होने चाहिए। रिसर्च प्रोसीजर बाय मीन्स ऑफ विच टू इवेलुएट करंट टीचिंग प्रोसीजर, यानी मौजूदा तदरीस के तरीक़ेकार की तफ़वीम करने की तख्लीकी तरीक़ेकार आना चाहिए। ये रूल्स ऑफ थंब टू डील विद एवरीडे क्लासरूम सिचुएशन, यानी रोज़मर्रा क्लासरूम की हालत से निपटने की बुनियादी कवानीन उनमें होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ जो इसका सही जवाब होगा वो होगा इंसाइट इनटू द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, जस्ट अ मिनट, हाँ देखिए वो रिपीट हो रहा था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू आर द चीफ प्रॉक्टर ऑफ द स्कूल द डिसीजंस विल बी टेकन ऑन द ग्राउंड, यानी अगर आप स्कूल के सरबराह हैं तो फ़ैसला हकीकी बुनियाद पर किया जाएगा। यानी किस बुनियाद पर किया जाएगा, इक्वलिटी ऑफ पनिशमेंट्स फॉर इक्वल क्राइम, यानी यकसा जुर्म के लिए यकसा पनिशमेंट आप देंगे। पनिशमेंट्स आर ओनली फॉर दोज हु कैन नॉट रिवॉल्ट इजीली, यानी सिर्फ उन लोगों के लिए सज़ा होंगी जो बगावत नहीं कर सकते। या फिर बी फ्रेंडली विथ स्टूडेंट लीडर्स एंड राइवलरी विथ अदर्स, यानी जो स्टूडेंट के लीडर्स है सिर्फ उनके साथ आप फ्रेंडली रहेंगे, बाकी के सबके साथ आपका रवैया जो है वो स्ट्रिक होगा। एज़ पर योर कमेटी अप्रूव्स द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, यानी आपकी कमेटी के मंजूरी के मुताबिक आप जुर्म को जो है ज़्यादा सीरियस लेंगे। तो कैसे आप इसको करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ पनिशमेंट्स फॉर इक्वल क्राइम, यानी यकसा क्राइम के लिए आप यकसा पनिशमेंट देंगे। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, इक्वलिटी ऑफ पनिशमेंट्स फॉर इक्वल क्राइम, पनिशमेंट्स आर ओनली फॉर दोज, ये तो बिल्कुल कट हो जाएगा। बी फ्रेंडली विथ स्टूडेंट, ये भी नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट के लीडर्स है। एज़ पर योर कमेटी अप्रूव्स द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, यानी आपकी कमेटी की मंजूरी के मुताबिक आप, हाँ ये सही हो सकता है, क्योंकि आप एक कमेटी डिसाइड करेंगे जो कि उसकी छानबीन करेंगी और तय करेंगी कि जो बताया जा रहा है वो सही में गुनाह है या नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है, सपोज यू आर ड्वेलिंग इन द नेबरहुड ऑफ सच एन एम्बिशियस पर्सन who chalk out all his programs through
एट्रोलॉजिकल इन्फेरेंसेस, मोरेवर ही सक्सेसफुली एंटरप्रेन्योर, व्हाट कंसिडरेशन विल यू कीप इन माइंड अबाउट द पर्सनैलिटी। यानी फ़र्ज़ करें कि आप इस तरह के महज़िब शख्स के पड़ोस में रह रहे हैं जिनके इल्म, जस्ट अ मिनट। तो देखिए काफ़ी ये बारीक है, थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल हो रहा है। देखिए यहाँ पर महज़िब शख्स के पड़ोस में रह रहे हैं जिन्होंने इल्म नजूम के ज़रिए अपने तमाम प्रोग्रामों को चैलेंज किया। इसके अलावा वो एक कामयाब ताजिर भी हैं। आप इस शख्सियत के बारे में क्या सोचेंगे? यानी हम जो कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर से बातचीत करके या एस्ट्रोलॉजर की राय से वो अपने तमाम काम करते हैं और वो एक अच्छे जो है वो सक्सेसफुल भी हैं। तो इसके बारे में आपके दिमाग में क्या मतलब क्या रवैया होगा ऐसे इंसान के बारे में? यू विल टेक एडवांटेजेस ऑफ हिज एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज एंड गेट रेडी योर ओन हॉरोस्कोप एज वेल एज प्रोमिनेंट इन्फेरेंसेस। यानी आपको इसके इल्म नजूम के जो उसका इल्म नजूम है उसका आप फ़ायदा लेंगे और अपने साथ साथ अपनी जो है इशारों को भी तैयार करेंगे, यानी ख़ुद भी अपने इशारे या अपने जो अंदाज़े लगाएंगे। या फिर यू हैव नो फेथ इन दिस काइंड ऑफ नॉलेज सो इट हैज़ नो इम्पैक्ट अपॉन यू। या फिर आपको इस तरह की बातों में बिल्कुल भी जो है यकीन नहीं है तो आप पर इसका कोई असर नहीं होगा। यू विल बी एक्साइटेड बट फाइंड इट अगेंस्ट योर प्रिंसिपल्स। यानी आप इसके लिए एक्साइटेड है लेकिन आपके उसूलों के ये ख़िलाफ़ है। ओके, यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर ओन कैलिबर। आपको अपनी सलाहियत पर एतबार है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा कि आपको आपकी सलाहियत पर एतबार है। ओके, जो पॉजिटिव नज़र आता है हमको, जो वो ऑप्शन हमको ज़्यादा सिलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन कैन बी ओवरकम इफ़। यानी जो कम्युनिकेशन के रास्ते में जो रुकावटें आती हैं उससे हम कैसे जो है उस प्रॉब्लम से हम कैसे ओवरकम हो सकते हैं या कैसे इसका हम हल निकाल सकते हैं। द लिसनर हैज़ ऑल द डिज़ायरेबल कॉम्पिटेंसीज ऑफ बेस्ट लिसनिंग। यानी सामे के अंदर अच्छे सुनने वाले की तमाम मतलूबा सलाहियतें हो तभी हम जो कम्युनिकेशन के बैरियर को कम कर सकते हैं। या दिस लिसनर इज़ द स्टेट ऑफ मोटिवेटर। यानी जो सुनने वाला है वो हमारा मोटिवेटर होता है, अगर वो ध्यान देगा तो हम मोटिवेट होंगे। द लिसनर हैज़ सम एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स। यानी लिसनर के जो सुनने वाले के अंदर कुछ इजाफी मुहर्रिकात हो या ऑल ऑफ दी अबव। देखिए यहाँ पे जो है इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबव। यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा, कम्युनिकेशन के बैरियर या उसकी रुकावटें कब दूर होंगी, जब जो है लिसनर जो है वो बेस्ट होगा या उसका लिसनिंग पावर अच्छा होगा, मतलब उसको वो सुनेगा तो कुछ एक्ट करेगा। द लिसनर इन द स्टेट ऑफ मोटिवेटर। यानी जो सुनने वाला है वो मोटिवेट अगर होगा या फिर वो हमको मोटिवेट करेगा कि हमारी बात वो सुन रहा है, तब इफेक्टिव होगा और तब उसकी रुकावटें दूर होंगी। और द लिसनर हैज़ सम एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स। यानी सामे के अंदर कुछ इजाफी मुहर्रिकात होंगे तब हम समझेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। स्लाइड्स आर प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ। यानी जो स्लाइड्स है वो किस ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से तैयार की जाती हैं। स्टडी ऑफ द माइक्रोब्स इन लेबॉर्ट्री। यानी लेबॉर्ट्री में माइक्रोब्स के मुताले के लिए। स्टडी ऑफ द वायरस कॉजिंग फेटल डिसीजेज। यानी मोहल्लिक बीमारियों के बांस बनने वाले वायरस का मुताला करने के लिए। स्टडी ऑफ इनविजिबल रियल ऑब्जेक्टिव एनिमल्स इन ऑर्डर टू स्टडी दैम थ्रू माइक्रोस्कोप। यानी ऐसे एनिमल्स की स्टडी करने के लिए जो इनविजिबल है, जो हम देख नहीं सकते, तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए उनकी स्टडी करने के लिए जो तैयार किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा स्टडी ऑफ इनविजिबल रियल ऑब्जेक्ट्स एनिमल्स इन ऑर्डर टू स्टडी देम थ्रू माइक्रोस्कोप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी कैरेक्टराइज्ड द इन इफेक्टिव टीचर। यानी इफेक्टिव टीचर की क्या खसूसियात हो सकती है। एम्फेसिस अपॉन स्टैंडर्ड्स। यानी महारत पर जोर होना चाहिए टीचर का। एम्फेसिस अपॉन पीपल डिस्कशन इन द क्लैरिफिकेशन ऑफ ग्रुप गोल्स। यानी ग्रुप के वजाहत में तालिब इल्म की बहस पर जोर देना। या फिर एम्फेसिस अपॉन द कंट्रोल ऑफ द इमीडिएट सिचुएशन। यानी फौरी तौर पर सूरत हाल पर कंट्रोल करना। या फिर रिफ्यूज़ल टू हेल्प चिल्ड्रन अनटिल दे हैव हेल्प देमसेल्व्स। यानी बच्चों को मदद करने से इनकार करना उस वक्त तक कि वो अपने आप की मदद खुद ना करे। यानी हम बच्चों की मदद नहीं करेंगे, उनको कहेंगे कि वो खुद अपनी मदद करें। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका सही जवाब क्या होगा। इफेक्टिव टीचर कौन सा होगा। एम्फेसिस अपॉन द कंट्रोल ऑफ द इमीडिएट सिचुएशन। यानी जैसी ही सूरत हाल आई उस सूरत हाल पर जब उसको कंट्रोल करना आता है तो वो टीचर जो है वो
बेहतरीन टीचर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ टीचर इज़ फ्रेंडली विथ स्टूडेंट देन शी विल बी डैश टीचर। अगर एक टीचर जो है वो स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली है, दोस्ताना रवैया अगर रखती है, तो वो कैसी टीचर है? सक्सेसफुल टीचर है, इमोशनल टीचर है, केयरलेस टीचर है, इग्नोरेंट टीचर है। तो देखिए वो कैसी टीचर होंगी? वो सक्सेसफुल टीचर होंगी, क्योंकि बच्चों के साथ उनका जो रवैया है वो दोस्ताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यू हैव एम्प्लॉयड अ मेड सर्वेंट हु इज़ इलिटरेट व्हेन शी कुड नॉट turn up for the work, you deduct from her wages, she asks for her account in detail, what would you say to her in his situation? देखिए आपने नौकरानी मुलाजिम रखी है जो अनपढ़ है, जब वो काम पर नहीं आ सकती तो आपकी आप उसकी उजरत से कटौती करते हैं, वो अपने अकाउंट की तफसीलात पूछती है, इस सूरत हाल से आप इससे क्या कहेंगे? यानी वो छुट्टियाँ करती हो तो आप उसकी पेमेंट कट करते, तो वो डिटेल मांगती है, तो ऐसी सूरत में आप क्या कहेंगे उसे? यू विल टेल हर अकाउंट ऑनेस्टली एंड विल मेक ऑल एफर्ट्स टू एजुकेट हर, यानी आप उसको ईमानदारी से सारी चीज़ें बताएंगे और उसको एजुकेट करने की, यानी उसको थोड़ी तालीम देने की कोशिश करेंगे। यू विल नॉट टेकन एनी इंटरेस्ट बिकॉज शी वुड बिकम अ हेडेक आफ्टर हर एजुकेशन, आप बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे क्योंकि वो आपका सर दर्द बन सकती है जब आप उसको एजुकेशन देंगे। यू विल कीप मम, आप खामोश रहेंगे। यू विल टीच हर एंड टेक ट्यूशन फ़ी फॉर इट, आप उसको पढ़ाएंगे लेकिन उसकी ट्यूशन फीस लेंगे। देखिए सबसे बेस्ट आंसर और सबसे पॉजिटिव आंसर हमको ये नज़र आता है कि यू विल टेल हर अकाउंट ऑनेस्टली एंड विल मेक ऑल एफर्ट्स टू एजुकेट हर, यानी आप उसको ईमानदारी से अकाउंट की पूरी डिटेल देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आप उसको एजुकेट कर सकें। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द मीनिंग ऑफ होम असाइनमेंट इज, होम असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? जो हम बच्चों को घर पर करने के लिए असाइनमेंट देते हैं उसका मतलब क्या होता है? टू कंप्लीट द स्कूल वर्क एट होम बाय द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के जरिए घर पर काम करवाना। टू कंप्लीट द वर्क एट होम विद द हेल्प ऑफ ट्यूटर, यानी ट्यूशन टीचर की मदद से घर पर बच्चों से काम करवाना। टू प्रिपेयर द डिटेल अकाउंट ऑफ क्लास वर्क एट होम बाय द स्टूडेंट, या जितना भी तलबा की तरफ से घर में क्लास में जितना भी तफसीली काम हो रहा है वो तमाम घर पर करवाना। ये नन ऑफ दी अबव। देखिए यहाँ पर इसका बेस्ट और सही आंसर क्या होगा? टू प्रिपेयर द डिटेल अकाउंट ऑफ क्लास वर्क एट होम बाय द स्टूडेंट। ओके, यानी बच्चों से घर पर हम क्लासरूम में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको डिटेल में हम घर में बच्चों से घर पर करने के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है, अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक रिएक्शंस कैरेक्टराइज बाय द ब्रेक डाउन ऑफ इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी फंक्शनिंग, विड्रॉवल फ्रॉम रियलिटी, इमोशंस ब्लंटली एंड डिस्टॉर्शन, डिस्टर्बेंसेस इन थॉट्स एंड बिहेवियर स्क्वाल, यानी कुछ नफ्सियाती रद्द-ए-अमल जिनकी खासियत है कि वो दाखिली शख्सियत के कामकाज को बंद कर देते हैं, हकीकत से दूर कर लेते हैं, जज्बात का बेसाख्ता इजहार करते हैं और अफकार और रवैये में तहरीक और इज़्तिराब का सबब बनते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाएगा? यानी उनकी इमोशनली वो डिस्टर्ब होते हैं, पर्सनैलिटी फंक्शन उनका सही काम नहीं करता, उनके बिहेवियर में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो डिसऑर्डर है क्या कहलाएगा? तो देखिए मैं इसको डायरेक्टली आपको आंसर बताती हूँ, इसको कहेंगे शिज़ोफ्रेनिया। ओके, इस तरह की जो बीमारी है शिज़ोफ्रेनिया कहलाती है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि इस तरह की जितनी भी बीमारियाँ हैं मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में ज़रूर करवाऊँगी ताकि ये आपका क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्याजे प्रिंसिपल इज रिवील्ड टू चाइल्ड्स, यानी प्याजे का प्रिंसिपल क्या है? साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली इसका आंसर हम देखेंगे कि जो प्याजे है, जीन प्याजे, उन्होंने कौन सा डेवलपमेंट दिया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था। ओके, कोलबर्ग ने जो है वो मॉरल डेवलपमेंट दिया था और वाइगोस्की ने जो है वो सोशल डेवलपमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आइडेंटिफिकेशन कैन रिजल्ट इन डैश और कन्फर्मिंग टू एक्सेप्शनल्स ऑफ एडमायर्ड पर्सन, यानी शनाख्त बातों डैश पर मुल्तज होती हैं या इसे अपनी मसनू शख्सियत के तवक्कुत तक ले जाती हैं। इमिटेशन, इम्पेयरिंग, मॉडलिंग या फिर फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा ये मॉडलिंग होगा। ओके, यानी जब हम यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। क्वेश्चन की तरफ एक फिर बार और जाते हैं हम लोग। आइडेंटिफिकेशन कैन रिजल्ट इन, यानी जो आइडेंटिफिकेशन है वो किसके रिजल्ट में आती है? मॉडलिंग और कन्फर्मिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एडमायर्ड पर्सन, यानी आप जिसके ज़रिए आपको आप जिसे तवक्कुत ली जाती है या
आपको जिसके ज़रिए तारीफ़ सुनने की तवक्कात है, उस इंसान के लिए जब आप रोल मॉडल बन जाते हैं या उसकी कन्फर्मिटी के हिसाब से, उसकी आइडेंटिटी के हिसाब से आप रहने लगते हैं, तो इसे हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ़ अ चाइल्ड इज़ क्रिएटिव इट इज़ साइन ऑफ हिज, यानी अगर कोई चाइल्ड क्रिएटिव है तो ये किसकी साइन है? उसके इंटेलिजेंस की, गुड मेमोरी की, क्रिएटिविटी की या मेमोरी लेवल की। तो देखिए अगर कोई चाइल्ड चाइल्ड क्रिएटिव है तो जाहिर सी बात ये इसकी क्रिएटिविटी की निशानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जनरली अचीवमेंट टेस्ट आर, यानी जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? पावर टेस्ट होते हैं, स्पीड टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं या स्टूडेंट्स एबिलिटी टेस्ट होते हैं? तो जो इसका सही जवाब होगा, जाहिर सी बात है जब हम स्टूडेंट का वो टेस्ट ले रहे हैं तो हम उसकी एबिलिटी जांचेंगे, तो ये स्टूडेंट एबिलिटी टेस्ट होता है। जो अचीवमेंट टेस्ट होता है यानी स्टूडेंट ने की एबिलिटी के हिसाब से उसने कितना अचीव किया। सपोज यू आर checking students answer books, all of a sudden you have finished read refill, you call a student and other him to bring a refill, what would you like to do in such a situation? यानी फ़र्ज़ करो कि आप स्टूडेंट की नोटबुक चेक कर रहे हैं और अचानक आपकी जो पेन की स्याही है वो ख़त्म हो जाती है। आप एक तालिब इल्म को फ़ोन करते हैं और इसे स्याही अपने लाने के लिए कहते हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए? यू विल ask the class monitor to mind द क्लास एंड गॉट अ रिफिल योर सेल्फ, यानी आप क्लास के मॉनिटर को कहेंगे कि वो क्लास पर ध्यान दे और आप खुद रिफिल लाने के लिए जाएंगे। यू विल गिव हिम रिक्वायर्ड मनी फॉर द पर्पस, आप उसको पैसे देंगे और उससे मंगवाएंगे। यू थिंक दैट स्टूडेंट्स मनी इज़ टीचर्स ओन मनी, या फिर आप ये सोचेंगे कि जो स्टूडेंट की मनी है उस पर टीचर का पूरा हक है और आप बच्चे के ही पैसों से उसको मंगवाएंगे। या फिर यू विल फील अशेम व्हेन यू विल बी पेइंग फॉर सच अ स्मॉल अमाउंट, या फिर आपको इतनी छोटी अमाउंट पे करने में शर्मिंदगी महसूस होगी। तो देखिए एकदम जो पॉजिटिव आंसर है हमको ये देखना है यहाँ पर। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, यू विल आस्क द क्लास मॉनिटर टू माइंड द क्लास एंड गॉट अ रिफिल योरसेल्फ। आप क्लास के जो मॉनिटर है उससे कहेंगे कि आपको क्लास की जो है आपको क्लास का ध्यान रखना है और आप रिफिल लाने के लिए खुद जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अ बायोलॉजिस्ट एंड जूलॉजिस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पर देखिए इंटेलिजेंस से रिलेटेड पूछा गया है कि जो बायोलॉजिस्ट और जूलॉजिस्ट है उनकी जो इंटेलिजेंस है, जैसे जो हमारा हार्वर्ड गार्डनर ने जो डिफरेंट टाइप के इंटेलिजेंस बताए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बायोलॉजिस्ट और जूलॉजिस्ट किस टाइप के इसमें आएंगे? नेचुरलिस्टिक में आएंगे, स्पेशल में आएंगे, लिंग्विस्टिक में आएंगे या बॉडीली काइनेस्थेटिक में आएंगे? तो देखिए स्पेशल में कौन सा आएगा? आर्किटेक्ट वगैरह आएगा जिनको जगह की अच्छे से परख हो। लिंग्विस्टिक इसमें आएगा टीचर या लीडर वगैरह जो होते पॉलिटिकल लीडर, वो लिंग्विस्टिक में आएंगे, या पोइट वगैरह। बॉडीली काइनेस्थेटिक में कौन आएगा? जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, या फिर जो सर्जन वगैरह होते हैं जिनको अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, वो बॉडीली काइनेस्थेटिक में आएंगे। इनका जो ताल्लुक है यहाँ पर बायोलॉजिस्ट और जूलॉजिस्ट का ये नेचर से है। ओके, यानी एनिमल्स एंड प्लांट से है, तो इसके लिए ये नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाउ कैन यू डिफाइन टीचिंग इन रिलेशन टू द फॉलोइंग फ्रेज, यानी मंदरजैल फ्रेज के हिसाब से आप टीचिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ अ फेस टू फेस इंटरैक्शन प्रोसेस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, यानी ये एक फेस टू फेस इंटरैक्शन होता है दो लोगों के बीच में। इट इज़ अ पर्पसफुल प्रोसेस, यानी ये एक मकसद के तहत होता है। इट इज़ अ रेमेडियल प्रोसेस, यानी ये इस्लाही होता है, यानी बच्चों में जो गलतियाँ होती हैं उसको सुधारने के लिए होता है। ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर देखिए इसका जवाब जो आएगा ऑल ऑफ द अबव हो, क्योंकि टीचिंग में हम ये सारे काम करते हैं। हम बच्चों की इस्लाह भी करते हैं और ये पर्पसफुल किसी मकसद के तहत भी टीचिंग की जाती है, और दो लोगों के बीच में ये फेस टू फेस यानी टीचिंग जो होती है हम स्टूडेंट और टीचर के बीच में फेस टू फेस होती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। इन ऑर्डर टू गिव इफेक्टिव गाइडेंस टू द लर्निंग ऑफ अ स्किल द इंस्ट्रक्टर मस्ट नेसेसरीली बी एबल, यानी एक महारत को सीखने के लिए मौसर रहनुमाई देने के लिए उस्ताद के लिए इस काबिल होना ज़रूरी है। किस काबिल होना ज़रूरी है? टू एग्जीक्यूट द स्किल विद अ हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन, यानी आला दर्जे के कमाल के साथ महारत को अंजाम देने की। टू एग्जीक्यूट द स्किल विद अ हायर डिग्री ऑफ परफेक्शन दैन द पर्सन ही इज़ ट्राइंग टू इंस्ट्रक्ट, यानी जो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है सलाहियत को आला कमाल के साथ अंजाम देना बमुकाबला उस शख्स के जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है उसके मुकाबले आप ज़्यादा अच्छे से करने की कोशिश करें। टू डेवलप द स्टूडेंट्स इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ द स्किल
टू बी लर्न, यानी सीखने के लिए महारत की नोयत में तालिब इल्म की बसीरत को फ़रोग़ देना, यानी जो स्किल सिखाई जा रही हैं वो किस टाइप की है, उसका क्या नेचर है, इस चीज़ पर बच्चों का फोकस करवाना। या ऑप्शन नंबर डी है टू फोर्स एंड टू टू फोर्सी एंड फोरस्टॉल द डेवलपमेंट ऑफ बैड हैबिट्स, द ऑकरेंस ऑफ प्लेजर एक्सेट्रा, यानी ख़राब आदत की पेशन गोई, इनकी तलाफ़ी में रुकावट की तैयारी और खुशी का इनेकाद। तो देखिए यहाँ पर जो देखेंगे अगर हम, तो जो पॉजिटिव आंसर हमको नज़र आ रहा है ये वो सी है, टू डेवलप द स्टूडेंट्स इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ द स्किल टू बी लर्न, यानी वो स्किल जो सिखाई जा रही हैं वो क्यों सिखाई जा रही हैं, क्या मकसद है, उसका नेचर क्या है, ये सारी चीज़ें की तरफ बच्चों की तवज्जो मरकूज़ कराना जो है ये सबसे बेस्ट होगा यहाँ पर। ओके, तो इफ़ेक्टिव गाइडेंस जो होंगी किसी स्कूल को सिखाने की यही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द टर्म कंटिन्यूस प्रोसेस इज इंटरप्रेटेड एज, यानी कंटिन्यूस प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस गोइंग ऑन एवरीवेयर ऑल द टाइम, यानी हर जगह चलने वाला प्रोसेस हमेशा के लिए, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, द प्रोसेस गोइंग ऑन फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, यानी झूले से लेके गोद से लेके कब्र तक, ओके चलने वाला, या फिर द प्रोसेस गोइंग ऑन एट होम ऑल प्लेसेस एंड एवरी टाइम, यानी ऐसा प्रोसेस जो घर पर हर जगह हर टाइम हो, इस प्रोसेस को कहेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है, यानी ऐसा प्रोसेस जो हर जगह हो, घर पर भी हो बाहर भी हो, हर टाइम जो प्रोसेस चलता रहता है उसको हम कहेंगे कंटिन्यूस प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिगार्ड टू स्टैंडर्ड इज़ दैट, यानी म्यार के सिलसिले में उस्ताद की क्या जिम्मेदारी है, बच्चों का म्यार जो है उसके लिए उस्ताद की क्या जिम्मेदारी है, सेट अप स्टैंडर्ड फॉर द मेंबर्स फॉर द मेंबर्स द क्लास, यानी अरकान को क्लास के म्यार के मुताबिक मुकर्रर करें, या फिर हेल्प चिल्ड्रन टू सेट स्टैंडर्ड फॉर देमसेल्व्स इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, यानी अपने बच्चों को इनफरादी तौर पर और मजमूई तौर पर म्यार मुकर्रर करने की मदद करें, इन्फोर्स फॉर ईच चाइल्ड द स्टैंडर्ड सेट बाय द स्कूल, यानी हर बच्चे के लिए स्कूल की तरफ से मुकर्रर करदा म्यार का इनेकाद करना, यानी फिक्स जो स्कूल के जो रूल्स है स्ट्रिक्ट उसके हिसाब से बच्चों को ढालना, या फिर सेट अ प्रोग्रामर ऑफ इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग विदाउट रिगार्ड टू स्टैंडर्ड्स, यानी म्यार के बगैर मौसर हिदायत और सीखने के प्रोग्राम को मुकर्रर करना। तो यहाँ तो म्यार की बात हो रही, तो ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे भी एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि बिना म्यार के कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, हेल्प चिल्ड्रन टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर देमसेल्व्स इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, यानी बच्चों को इनफरादी तौर पर भी या और ग्रुप में भी उनकी मदद करना कि वो खुद अपना म्यार या वो खुद अपना स्टैंडर्ड जो है वो डिसाइड करें, आप बच्चों की ऐसी मदद करेंगे, यानी खुद से बच्चों को करने के लिए कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, कैटाटोनिक्स स्टपर एंड कैटोनिक रिगार्डली आर टाइप्स ऑफ, यानी ये किसके टाइप्स हैं। ओके, तो साइकोमोटर सिम्टम्स के हैं, ओके हेलुसिनेशन के हैं, बिहेवियरल डिसऑर्डर के हैं, या विजुअल डिसऑर्डर के। तो देखिए ये भी डिसऑर्डर से रिलेटेड ही, ये नाम की वजह से आपको काफ़ी मुश्किल लग रहा होंगे, लेकिन जब इंशाल्लाह हम ज़रूर देखेंगे इनके बारे में। तो ये साइकोमोटर जो है सिम्टम से रिलेटेड है ये। ओके, ये जो बीमारी ऊपर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ द चाइल्ड्स सोशलाइजेशन प्रोसेस इज़, यानी बच्चे की समाजियात का के अमल का बराह रास्त तनासुब किससे है, सोशल डेवलपमेंट से है, मेंटल डेवलपमेंट से है, मोटर डेवलपमेंट से, ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर समाज का ताल्लुक कह रहा है, तो इसकी वजह से बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही जवाब होगा कि सोशल डेवलपमेंट और समाज सोशलाइजेशन एक ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द थेरी विच सेज इंटेलिजेंस इज़ अ सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़, यानी वो कौन सी थेरी हो जो ये बताती है कि जहानत एक यकसा मतलब यकसा तरह की सलाहियत का सेट है, यानी इंटेलिजेंस इज़ अ सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़, यानी जो हमारी जहानत होती है वो सिमिलर एबिलिटीज़ का एक सेट होता है। तो यानी वन फैक्टर थेरी बताती है, टू फैक्टर थेरी बताती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थेरी बताती है, या नन ऑफ दी अबव बताती है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा, यानी सिमिलर सेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूनिफैक्टर यानी ओनली वन फैक्टर वाली जो थेरी इंटेलिजेंट की वो ये बताती है। टू फैक्टर थेरी जो स्पीयर मैंने दिए थे वहाँ पे टू फैक्टर को इंपॉर्टेंट दिया गया है, एक जनरल और एक स्पेसिफिक फैक्टर को। ओके, और जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थेरी है ये हार्वर्ड गार्डनर की थेरी, जिनमें उन्होंने 8 तरह की इंटेलिजेंस बताई हैं। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो सिमिलर सेट्स ऑफ एबिलिटीज़ की, यानी हर तरह की
जो हर तरह के काम है या जहाँ पर जहानत का इस्तेमाल होता है, तो सभी तरह के कामों में एक ही तरह की जहानत का यानी सिमिलर जहानत का, सिमिलर एबिलिटीज़ का इस्तेमाल होता है। ये वन फैक्टर थ्योरी में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड इज़ अ बॉर्न अ ड्रग एडिक्शन दैट देन इफ़, एक बच्चा इससे ज़्यादा मुनशियात का आदी होता है अगर। अ चाइल्ड इज़ अ बॉर्न अ ड्रग एडिक्शन देन इफ़। ओके, यानी ज़्यादा मुनशियात का आदी होता है कब। ड्रग यूज बाय मदर पास इनटू चाइल्ड्स ब्लड स्ट्रीम, यानी माँ जब मुनशियात का इस्तेमाल करती है जो बच्चे के खून के धार में चला जाता है, यानी पैदाइशी अगर कोई बच्चा ड्रग एडिक्ट की आदत अगर उसको है तो किस वजह से हो सकती है। उसकी माँ ड्रग्स लेती थी, इसकी वजह से बच्चे के ब्लड्स में वो चला गया। एडिक्शंस इनहेरिटेड, यानी जो लत है वो मौरूसी होती हैं। ड्रग्स यूज बाय मदर ट्रीट डिफेक्ट इन क्रोमोसोम्स, यानी जो माँ मुनशियात का इस्तेमाल करती है क्रोमोसोम के नुक्स को दूर करता है। ओके, नेक्स्ट है नन ऑफ दी अबव। तो देखिए इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि ड्रग यूज बाय मदर पास इनटू चाइल्ड्स ब्लड स्ट्रीम। ओके, यानी जो माँ उसकी माँ जो ड्रग्स लेती थी वो बच्चे के ब्लड में, उसकी ब्लड स्ट्रीम में फैल गया है इस वजह से। ओके, जो आदतें हैं वो मौरूसी नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका होगा, इन्वायरमेंट की वजह से या फिर उसकी मतलब जो माँ ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल करती होंगी तो उसकी वजह से जो है वो बच्चा कैसा है, ज़्यादा मुनशियात का आदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। गिव मी अ चाइल्ड आई कैन डेवलप हिम एज आई लाइक, दिस स्टेटमेंट गिव्स एम्फेसिस ऑन, यानी मुझे आप एक बच्चा दो उसको मैं जैसा चाहूँ वैसा मैं डेवलप कर सकता हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किस बात पर जोर दे रहा है। इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंट बता रहा है, हेरिडिटी का, बोथ इन्वायरमेंट है हेरिडिटी का, या नन ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पर हेरिडिटी की बात नहीं हो रही। हेरिडिटी की बात यानी क्या, जो हमको मौरूसी या विरासत में मिलती है चीज़ें वो हमारी हेरिडिटी कहलाती है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है कि अगर आप किसी को कोई कह रहा है कि आप मुझे एक बच्चा दो और मैं उसे अपने तरीके से ढालूंगा, यानी वो जैसा माहौल बच्चे को देगा बच्चा वैसा डेवलप होगा। अगर उसको बच्चे को एक एजुकेटेड माहौल दिया जाएगा तो बच्चे का जो लैंग्वेज है, बच्चे का जो बिहेवियर है उसमें ऑटोमेटिक जो लिटरेसी है वो दिखाई देंगे। लेकिन अगर उसको एक स्लम एरिया में अगर रखा गया, झोपड़पट्टी वाले एरिया में जहाँ पर सारे चोर डाकू वगैरह हैं, तो बच्चे के बिहेवियर में भी वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। यानी यहाँ पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी गई है वो इन्वायरमेंट को दी गई है। ओके, यानी इन्वायरमेंट का बच्चे के डेवलपमेंट पर असर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द स्टोर हाउस ऑफ रिप्रेस्ड फॉरगटन सबलिमली परसीव एक्सपीरियंस, यानी दिलकशी के साथ माखूज शुदा वो तजुर्बे जिसे घुटन के स्टोर, उर्दू में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्या है ये क्वेश्चन। द स्टोर हाउस ऑफ रिप्रेस्ड फॉरगटन सबलिमली परसीव्ड एक्सपीरियंस, यानी दिलकशी के साथ माखूज शुदा वो तजुर्बे जिसे घुटन के स्टोर हाउस ने भुला दिया है। कौन से है वो। पर्सनल कॉन्शियस है, यानी ज़ाती लाशऊरी की वजह से। इंट्रोवर्जन है, यानी इंट्रोवर्जन यानी तो देखिए इंट्रोवर्जन बातिनियत यानी कि अपने अंदर झांकना या अपनी शख्सियत को पहचानना, अपनी शख्सियत को अहमियत देना। ओके, नेक्स्ट है आर्कटाइप, और जो ऑप्शन नंबर डी है वो है कॉन्शियस यानी शऊर की वजह से। तो देखिए जो दिलकशी के साथ माखूज़शुदा तजुर्बे हैं जो भूले जाते हैं वो किसकी वजह से, पर्सनल अनकॉन्शियसनेस की वजह से, यानी हमारी खुद की ज़ाती लाशऊरी की वजह से ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। लाइंग इन प्री स्कूल चाइल्ड इज़ अ साइन ऑफ, यानी प्री स्कूल बचपन में झूठ बोलने की अलामत हो सकती है। यानी प्री स्कूल जाने से पहले जब बच्चा झूठ बोलता है तो ये किस चीज़ की अलामत है। ऑप्शन नंबर ए एक्सप्रेसिव वन सेल्फ, यानी खुद के इजहार की अलामत है। ओके, ऑप्शन नंबर बी है डेवलप इंटेलिजेंस, यानी जहानत का डेवलपमेंट, या फिर प्लीजिंग द पेरेंट, या वालिदैन को खुश करने के लिए, या ऑल ऑफ दी अबव। ओके, तो यहाँ पर जो है जब छोटा बच्चा होता है तो उसको झूठ बोलना गलत बात है ये पता नहीं होता है। ओके,
तो प्री स्कूल बचपन में झूठ बोलना किस चीज़ की अलामत हो सकती है? तो खुद के इजहार के लिए भी हो सकता है, ज़हानत के डेवलपमेंट के लिए भी हो सकता है, और वालिदैन की खुशी के लिए भी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ लर्निंग आउटकम इज, यानी लर्निंग आउटकम या सीखने के नतायज का मतलब क्या है? तो देखिए क्या है, द चेंज इन स्टूडेंट्स बिहेवियर, यानी द मीनिंग ऑफ लर्निंग आउटकम के यानी सीखने का अमल मुकम्मल हुआ है, इसका मतलब क्या है? द चेंज इन स्टूडेंट्स बिहेवियर यानी तालिब इल्म के रवैये में तब्दीली का मतलब होता है लर्निंग। द चेंजेस इन टीचिंग मेथड्स ऑफ अ टीचर, या एक उस्ताद के तरीके तदरीस में तब्दीली का मतलब होता है। या फिर द रिफाइनमेंट ऑफ कंटेंट, या मवाद की जो क्या कहेंगे हम, जो मवाद बच्चों तक पहुंचाया जाता है या उसका जो ट्रांसफ़र होता है उसे कहा जाता है, या नन ऑफ दी अबव। तो देखिए लर्निंग जो है ये है बच्चे के चेंजेस में जब हम मुकम्मल तरीके से चेंजेस लेकर आते हैं उसके बिहेवियर में, तो उसको लर्निंग कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका सही जवाब होगा, ओके, क्योंकि लर्निंग स्टूडेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हिस्टोरिकली द बेसिक फैक्टर इन्वॉल्व इन द प्रमोशंस ऑफ पीपल्स इन द कन्वेंशनल स्कूल वॉज देयर, यानी तारीखी तौर पर रिवायती स्कूल में तालिब इल्मों को फ़रोग देने में मलूज़ बुनियादी अंसर इनके कौन कौन से हैं, मतलब बुनियादी अंसर कौन कौन से हैं? तारीखी तौर पर अगर हम देखें रिवायती स्कूल जो होती है, जो पुराने तरीके तदरीस पर का यूज़ करती हैं, तो वहाँ पर तालिब इल्मों को फ़रोग देने में कौन कौन सी चीज़ें बुनियादी होती हैं? क्रोनोलॉजिकल एज होती हैं, सोशल मैच्योरिटी होती है, यानी बच्चों की जो क्रोनोलॉजिकल एज यानी जो उनकी एक्चुअल एज है वो, या फिर सोशल मैच्योरिटी यानी समाजी पुख्तगी, यानी बच्चे को समाज में कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, कैसे लोगों के साथ बातचीत करनी है, ये चीज़ आ जाती है उसकी वजह से। या फिर एकेडमिक अचीवमेंट यानी तालीमी जो कामयाबी होती है, यानी बच्चा स्कूल में किस लेवल पर है, उसकी तालीमी जो कामयाबी वो कैसी, या फिर इंटेलिजेंट या उसकी जहानत से। तो कौन से फैक्टर्स बेसिक या कौन से बुनियादी हैं जो बच्चे के क्या कहेंगे हम, बच्चे के फ़रोग में या उसकी तरक्की में अहम साबित होते हैं? तो क्या बुनियादी आंसर है रिवायती स्कूलों में? तो देखिए रिवायती स्कूलों में सिर्फ किस चीज़ पर जोर दिया जाता है, बच्चे के अचीवमेंट पर, तालीमी अचीवमेंट पर जोर दिया जाता है। यानी जो पुराने तरीके की जो स्कूलें होती हैं, अभी अभी अगर हम देखा जाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, तो हमको बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। लेकिन जो रिवायती स्कूलें होती हैं वहाँ पर बच्चों को सिर्फ किताबी तालीम दी जाती थी, यानी सिर्फ बच्चे का एकेडमिक अचीवमेंट वहाँ पर अहम होता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बैलेंस एंड कग्निटिव डिसोनेंस आर एग्जांपल ऑफ, यानी तवाजुन और जज तवा बैलेंस एंड कग्निटिव डिसोनेंस आर एग्जांपल ऑफ तवाजुन और जिद्दती नामोजोनियत डैश की मिसालें हैं। ओके, ये एक तरह का डिसऑर्डर है, कग्निटिव मेंटेनेंस की, कग्निटिव कंसिस्टेंसी की, कग्निटिव इन्फ्लुएंस की, या एटीट्यूड कंसिस्टेंसी की। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो कग्निटिव कंसिस्टेंसी की। देखिए इसको मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ कि ये किस तरह की बीमारियाँ होती है, एक वीडियो में सेपरेट में तमाम डिसऑर्डर्स को आपको बताने वाली, उसके लिए अभी हमको सिर्फ पेपर एनालिसिस करना है कि सही आंसर हमको देखना है, ताकि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएँ और ज़्यादा एनालिसिस कर पाएँ। इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है इंशाल्लाह जितने सारे डिसऑर्डर्स मैं एक वीडियो में एक साथ ज़रूर कवर करवाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रोबेबली द बेसिक कॉजेज अंडरलाइंग द लर्नर्स रिलेटिव निगलेक्ट ऑफ द गिफ्टेड चाइल्ड इन स्कूल इज़, यानी मुमकिन तौर पर स्कूल में उस्ताद का तोहफ़ाशुदा बच्चे को नज़रअंदाज का बुनियादी सबब है। प्रोबेबली द बेसिक कॉज अंडरलाइंग द लर्नर्स रिलेटिव निगलेक्ट ऑफ द गिफ्टेड चाइल्ड इन स्कूल, यानी स्कूल में जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनको नज़रअंदाज करने का बुनियादी सबब क्या है? द टीचर्स फेलियर टू रियलाइज द गिफ्टेड चाइल्ड ट्रू एबिलिटी, यानी टीचर जो है बच्चे की जो गिफ्टेड चाइल्ड है उसकी एबिलिटी को पहचानने में नाकाम हो जाता है, इसकी वजह से वो उसको इग्नोर कर देता है। या द गिफ्टेड चाइल्ड्स गिफ्टेड चाइल्ड्स रिलक्शंस टू सीक एंड एक्सेप्ट हेल्प, यानी मदद की तलाश और ख़ुद करने में जो बच्चा, यानी वो बच्चा ऐसा होता है जो दूसरों की हेल्प करता है और ख़ुद कर सकता है, इसलिए जो उस्ताद है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। या द टीचर फीलिंग्स ऑफ इन एडोकेसी इन डीलिंग विद द गिफ्टेड चाइल्ड, या ऐसे बच्चों के साथ जो टीचर है उसको जो है इनएडुकेट फील होता है, क्योंकि वो बच्चा गिफ्ट मतलब बहुत ज़्यादा उसका IQ लेवल हाई होता है, तो इसकी वजह से। या
द गिफ्टेड चाइल्ड्स एबिलिटी टू गेट अलॉन्ग ऑन हिज ओन, या गिफ्टेड चाइल्ड की ऐसी एबिलिटी कि वो अपनी मदद खुद कर सकता है, अपनी सलाहियत के हिसाब से वो खुद प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, इसलिए उस्ताद उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो देखिए ऑप्शन है हमको बच्चे के यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वे में देखना है। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर ये नज़र आ रहा है कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए उस्ताद जो है उनको नज़रअंदाज कर देते हैं और ऐसे बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तवज्जो देते हैं जो एवरेज होते हैं। ओके, तो ये एक वजह हो सकती है कि गिफ्टेड चाइल्ड को जो उस्ताद है वो क्लास के अंदर नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए इस सवाल का जो लैंग्वेज होती है ये काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड होती है, हमको ही इसको समझ के लेना है कि सवाल आखिर क्या पूछ रहा है। अगर आप सवाल की लैंग्वेज देखेंगे और उर्दू की देखेंगे तो आप तो काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। देखिए उर्दू में तो बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुमकिन तौर पर स्कूल में उस्ताद का तोहफ़ाशुदा बच्चे को नज़रअंदाज करने का बुनियादी सबब है। अब तोहफ़ाशुदा बच्चा क्या, तो यहाँ पर इसका मतलब है गिफ्टेड चाइल्ड यानी जिसका IQ लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द टीचर हैज़ बीन ग्लोरीफाइड बाय द फ्रेज फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड बिकॉज, यानी जो टीचर है उसको एक फ्रेंड भी कहा जाता है, फिलोसोफर भी कहा जाता है और गाइड भी कहा जाता है। क्यों? ही हैज़ टू प्ले ऑल दीज वाइटल रोल इन कंटेक्स्ट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि उसको सोसाइटी में ये सारे रोल अदा करने होते हैं। ही ट्रांसफर्स द हाई वैल्यूज़ ऑफ द ह्यूमैनिटी इनटू यंग वन सिटिंग इन द क्लासरूम, यानी वो जो क्लासरूम में यंग वन जो बच्चे बैठे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें वो हाई वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करता है। ही इज़ द ग्रेट रिफॉर्मर एंड पैट्रोटिक सेवियर ऑफ अ नेशन, यानी वो कौम का अजीम इस्लाह पसंद और वतन परस्त हैं, इसलिए ये ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही जवाब आएगा वो क्या होगा इसका, ही ट्रांसफर द हाई वैल्यूज़ ऑफ द ह्यूमैनिटी इनटू यंग वन सिटिंग इन द क्लासरूम, यानी क्योंकि वो क्लासरूम में जो बच्चों को वो तरबियत दे रहा है उनके अंदर वो जितनी भी वैल्यूज़, चाहे वो अच्छी वैल्यूज़ हो चाहे बुरी वैल्यूज़ है, एक उस्ताद ही जो है बच्चे का जो है फॉर्मर होता है, बच्चे की जो बिहेवियर बिल्डिंग होती है वो एक उस्ताद के ज़रिए होती है, क्योंकि बच्चा अपने उस्ताद पर ज़्यादा भरोसा करता है, इसलिए उस्ताद को जो है यहाँ पर गाइड भी कहा जाता है, बच्चे का फ्रेंड भी कहा जाता है और फिलोसोफर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। रिसर्च हैज़ शोन दैट द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्टडी टाइम विच कुड प्रॉफिटेबली बी डेवलप टू रेसिटेशन एज अपोज टू रीडिंग कुड बी एज हाई एज, यानी तहकीक से पता चला है कि कुल मुताले के वक्त का फ़ीसद हिस्सा जिसे पढ़ने के बरअक्स मुताले के लिए वक्फ किया जा सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। मतलब कितना हिस्सा हमको यहाँ पर देखना है, तो कितना हो सकता है वो हिस्सा जो हम क्या कर सकते हैं, मुताले के बरक्स उसको मतलब पढ़ने के अलावा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कितना परसेंट है वो 80% है। ओके, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। यानी क्या है, देखिए फिर से एक बार देखते हैं। तहकीक से पता चलता है कि कुल मुताले के वक्त का फ़ीसदी हिस्सा जिसे पढ़ने के बरक्स मुताले के लिए वक्फ किया जा सकता है, यानी पढ़ने के अलावा। ओके, तो पढ़ने के अलावा मुताले के लिए हम उसको वक्फ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना फ़ीसदी हिस्सा है, ये 80% हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अ गिफ्टेड स्टूडेंट विल बी, यानी एक जो तालिब इल्म है, गिफ्टेड चाइल्ड है, वो क्या होता है, नॉन असर्टिव ऑफ देयर नीड्स, यानी अपनी ज़रूरत पर ज़्यादा जोर ना देने वाला, इंडिपेंडेंट ऑफ लीचेज, यानी आज़ाद जो कहेंगे हम, मतलब खुद मुख्तार, इंट्रोवर्ट इन नेचर, यानी फितरतन। तो देखिए हमने ऊपर भी देखे इंट्रोवर्ट यानी क्या, इंट्रोवर्ट इन नेचर यानी अपने में ही रहने वाला, अपने बातिन में झांकने वाला या खुद में ही रहने वाला शर्मीला बच्चा, या इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, या अपने फैसले में आज़ाद। तो देखिए यहाँ पर जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है वो कैसा होता है, इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट। ओके, यानी अपने फैसले में वो खुद मुख्तार होते हैं, शर्मीले नहीं होते हैं। ओके, देखिए अब हमारा जो है सेट 18 यहाँ से स्टार्ट होता है, सेट 15 हमने देखे, सेट 17 देखे। देखिए 16 एक्चुअली मुझे मिला नहीं था, मेरे पास से मिसप्लेस हो गया, तो जैसे ही 16 सेट अवेलेबल होता है मैं उसके भी क्वेश्चंस करवा दूंगी। इस सेट में हमने 15, 17 और ये 18 वाला अब हम देख रहे हैं। ओके, 3 सेट हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए 18 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है। व्हेन साइकोलॉजिस्ट डिस्कस मैचुरेशन दे आर रेफरिंग टू स्टेज ऑफ ग्रोथ दैट आर इम्पेंडेड बाय, यानी जब मैचुरेशन की बात साइकोलॉजिस्ट करते हैं तो वो किस स्टेज की बात करते हैं या किस चीज़ पर वो फोकस करते हैं, कंजर्वेशन, नेचर, नर्चर या कंटिन्यूटी। तो देखिए यहाँ पर जो है कंटिन्यूटी की वो बात करते हैं। ओके, क्योंकि मैच्योरिटी
का जो ताल्लुक है वो किससे है, कंटिन्यूटी से है। ओके, तो साइकोलॉजी जब मैचुरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, बालिगी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो यानी वो कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द प्रॉब्लम चाइल्ड इज जनरली वन हु हैज़, यानी जो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है वो क्या होता है, एन अनसॉल्व प्रॉब्लम, यानी आमतौर पर मसले वाला बच्चा वो है जो, यानी जो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है जिसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, चाहे कोई डिसऑर्डर हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो क्या है वो, एन अनसॉल्व प्रॉब्लम यानी गैर हलशुदा मसला है, अ पुअर हेरिडिटी यानी एक गरीब मुहाफिजे की वजह से, अ पुअर होम इन्वायरमेंट यानी उसके घर का माहौल ख़राब है या गरीब है, या अ यंगर ब्रदर और सिस्टर यानी छोटा भाई बहन। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी मतलब नॉनसेंस ऑप्शन ही है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है वो कैसा है, अनसॉल्व प्रॉब्लम है, यानी वो अनसॉल्व प्रॉब्लम है, इसीलिए तो उसे प्रॉब्लमेटिक कहा जाता है ना। प्रॉब्लमेटिक कब कहेंगे, जब कोई चीज़ अनसॉल्व होती है तब हम उसको प्रॉब्लमेटिक कहते हैं, कॉमन बात है। तो यहाँ पर कैसा है वो, एन अनसॉल्व प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आईक्यू स्कोर्स आर जनरली डैश को रिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी जो आईक्यू स्कोर है वो हमारी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है कैसे रिलेटेड है, लीस्ट रिलेटेड है, परफेक्टली रिलेटेड है, हाईली रिलेटेड है या मॉडरेटली। तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा परफेक्टली, यानी जो हमारा आईक्यू लेवल है, हमारा जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, हमने कितने स्कोर हासिल किए हैं उसको वो परफेक्टली जाहिर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द टू स्टेप कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड वॉज प्रपोज्ड बाय, यानी जो टू स्टेप्स हैं एटीट्यूड के वो किसने बताया है। ओके, एस एम मोहसिन ने, सी एच राइस ने, उदय शंकर ने या भाटिया ने। तो ये एस एम मोहसिन ने बताया, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर जो है टू स्टेप कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड यानी एटीट्यूड की दो कंसेप्ट वाला जो मतलब टू स्टेप जो है एटीट्यूड की, इस कंसेप्ट को जो है एस एम मोहसिन ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू एलिमिनेट लेपोसिडेनेस इन लेक्चर मेथड, व्हाट मेथड वुड यू लाइक टू अडॉप्ट, यानी अगर आप लेक्चर के तरीके कार में अदम तनासुब को ख़त्म करने में दिलचस्पी रखते हैं, यानी जो अदम तनासुब है उसके अंदर अगर आप उसको ख़त्म करने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको कौन सा तरीका इख्तियार करना होगा, यानी अगर लेक्चर मेथड में अदम तनासुब है, सही तरीके से नहीं काम कर रहा है, तो आप कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे। यू विल इंस्टिल ह्यूमरस फीलिंग इन इट, आप इसमें मज़ाहिया जज्बात को आजमाएंगे। यू विल चेंज इट एज़ हाईली मोटिवेशनल, आप इससे इंतहाई तरगीब के तौर पर तब्दील करेंगे। यू विल एड इट विथ डेमॉन्स्ट्रेशन, आप इसमें डेमॉन्स्ट्रेशन शामिल करेंगे। यू विल मेक इट मोर फैक्चुअल, तो देखिए अगर लेक्चर मेथड से बच्चों को कंसेप्ट समझ में नहीं आ रही हैं तो आप क्या करेंगे, उसमें डेमॉन्स्ट्रेशन के ज़रिए उनको बताएंगे, डेमो देकर, यानी उनको कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करके आप बताएंगे वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू एलिमिनेट, सॉरी रिपीट हो रहा है वही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द टीचर मेक्स एन अटेम्प्ट अलॉन्ग विद द प्रोजेक्शन ऑफ द स्लाइड्स फॉर, यानी टीचर स्लाइड के प्रोजेक्शन के साथ साथ कोशिश करता है किस लिए, एडवोकेट एंड रिलीवेंट मिक्सिंग ऑफ द एग्जिबिट इन टीचिंग, यानी तालीम में नुमाइश का मुनासिब और मुताले का इस्तेमाल के लिए, इंटरटेनमेंट ऑफ द स्टूडेंट या स्टूडेंट को एंटरटेन करने के लिए, मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो देखिए प्रोजेक्ट का जो इस्तेमाल होता है या स्लाइड का जो इस्तेमाल होता है यहाँ पर जो है स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए किया जाएगा। ओके, सिर्फ इंटरटेनमेंट मकसद नहीं होगा या सिर्फ नुमाइश मकसद नहीं होगा यहाँ पर। ओके, मोटिवेशन के लिए किया जाता है स्लाइड्स का इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अंडर विच कंडीशंस द विजुअल एड अपीयर्स टू बी मोर सूटेबल, यानी किस कंडीशन में जो विजुअल एड्स यानी जिन्हें हम देख सकते हैं, ऐसे जो टीचिंग एड्स है, जो तालीमी वसाइल है, वो कौन सी कंडीशन में सूटेबल होंगे। व्हेन अ सब्जेक्ट इज़ लाइंग एट अ फार टू डिस्टेंस, यानी जब एक मौजू बहुत दूर दराज जगह पर है। व्हेन द सब्जेक्ट इज़ हैविंग हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, यानी उस सब्जेक्ट की तारीखी अहमियत है। व्हेन द सब्जेक्ट इज़ टू स्मॉल टू विजिबल द क्लास, यानी जब मौजू जो है क्लास के देखने के लिए बहुत छोटा है, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर जो है विजुअल एड्स का इस्तेमाल हम कब कब कर सकते हैं, जब सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, उसको एक्चुअल में देखना पॉसिबल नहीं है, तो हम उसका विजुअल एड इस्तेमाल करेंगे। व्हेन द सब्जेक्ट इज़ हैविंग हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, अगर उसका कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है तो भी हम उसका जो उससे रिलेटेड टीचिंग एड का यूज़ कर सकते हैं। और व्हेन द सब्जेक्ट इज़ टू स्मॉल टू विजिबल द क्लास, या फिर वो सब्जेक्ट जो है वो जो मौजू है वो क्लास में दिखने के लिए बहुत ज़्यादा छोटा है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, विजुअल एड का इस्तेमाल या उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रमा हैज़ मैनी फ्रेंड्स, शी इज़ ब्लेस्ड विद द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग। देखिए यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है।
अदर्स फीलिंग, इस पर फोकस करेंगे आप कि जो रमा है उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और उसकी एबिलिटी ऐसी है कि वो दूसरों के जज्बात को समझ सकती है। शी इज़ नोन टू हैव, यानी उसके अंदर कौन सी जो इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, इंट्रापर्सनल है, स्पेशल है या नन ऑफ दी अबव है। तो देखिए उसके अंदर जो है वो कौन सी इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल, यानी दूसरों को जब हम समझ सकते हैं, दूसरों के बिहेवियर को या दूसरों के नज़रियात को, तो वो इंटरपर्सनल होता है। और इंट्रापर्सनल क्या होता है, जब हम अपने आप को समझते हैं कि हम क्या चाहते हैं या हमारी क्या फीलिंग्स हैं, जब खुद को समझते हैं तो ये इंट्रापर्सनल है। ओके, स्पेशल तो स्पेस से रिलेटेड है, जैसे आर्किटेक्ट वगैरह जो होते हैं वो स्पेशल इंटेलिजेंस उनमें होती है। ओके, लर्निंग टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग टू डिसलाइक अलजेब्रा बिकॉज द टीचर इज रिजिड एंड रिक्वायर्स मच मोनोटोनस ड्रिल्स इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ, यानी अलजेब्रा की नापसंद करना सीखने की वजह से उस्ताद सख्त हैं और ज़्यादा नाराज़ ड्रिल की ज़रूरत होती है, यानी जो बच्चे हैं अलजेब्रा सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते हैं तो उस्ताद बहुत ज़्यादा सख्त है और मोनोटोनस ड्रिल का वो इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, कंडीशनिंग, फॉर्मल डिसिप्लिन, मोटिवेशनल इंटेंसिटी, परसेप्चुअल रिजिडिटी। तो क्या है ये, तो देखिए ये क्या है, कंडीशनिंग है, यानी बच्चों के सामने कंडीशंस रख दी जाती है कि उनको इसी सिचुएशन में स्टडी करनी होगी, इसकी वजह से जो है वो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को नापसंद करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच अमंग दीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी, यानी इंटेलेक्चुअल या कौन सी जहनी अलामत की माजूरी की एक मिसाल है। ओके, यानी दिमागी बीमारी की या जहनी जो अलामत है उसकी माजूरी की कौन सी एक निशानी है, डिसलेक्सिया, ADHD, मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज़म। तो देखिए यहाँ पर जो है मेंटल रिटार्डेशन जो है यहाँ पर वो जो है दिमागी या जहनी बीमारी या जहनी जो प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, उससे रिलेटेड है मेंटल रिटार्डेशन। ओके, दिमागी खराबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन EVS टीचर वांट्स टू डिस्पर्स द नॉलेज अबाउट भोपाल गैस स्ट्रेटजी एंड इट्स इल इफेक्ट, व्हाट टीचिंग एड शुड बी यूज्ड हियर, यानी जो एक टीचर EVS टीचर है वो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसके बारे में और उसके क्या क्या असरात हुए थे ये बताना चाहता है। तो कौन सा टीचिंग एड यहाँ पर सही साबित होगा, पोस्टर्स, लीफलेट्स, बैनर्स या ऑडियो विजुअल क्लिपिंग। तो देखिए यहाँ पर ऑडियो विजुअल क्लिपिंग जो है बेस्ट होंगी, जिसमें बच्चा देख भी सकता है और सुन भी सकता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इवेल्युएशन कैन बी एक्सप्रेस एज, यानी इवेल्युएशन को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है या इवेल्युएशन क्या है, व्हाट इज़ गुड एंड डिज़ायरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, यानी इनफरादी और माशरे के नुक्ते नज़र से क्या खूबी मतलूब है, वो मतलब तशखीस का इजहार कैसे किया जा सकता है, जो इवेल्युएशन है वो कैसे होगा। तो जो गुड और डिज़ायरेबल पॉइंट ऑफ व्यू है किसी इंडिविजुअल का या सोसाइटी का, उसको हासिल करके इवेल्युएशन डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ थिंग्स और प्रोसीजर, यानी तशखीस किसी चीज़ या तरीक़ेकार की का तयन करती हैं, उसकी कद्र का तयन करती हैं। टू व्हाट एक्सटेंट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अटेन द जजमेंट इज कॉल्ड इवेल्युएशन, यानी जो तालीमी जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, यानी जो हमारे तालीमी मकासद है वो किस हद तक हासिल हुए हैं, इसका जजमेंट करना, इसकी जांच करना इवेल्युएशन है, या ऑल ऑफ दी अबव। देखिए यहाँ पे जो इसका सही जवाब होगा वो ऑल ऑफ दी अबव होगा। ओके, क्योंकि जो डिज़ायरेबल पॉइंट ऑफ व्यू है एक इंडिविजुअल के अंदर, सोसाइटी के अंदर, वो उसमें बच्चे में आए हैं या नहीं, ये भी हम इवेल्युएशन के ज़रिए जान सकते हैं। इवेल्युएशन जो है किसी भी चीज़ की वैल्यूज़ को बताती हैं और हमारा एजुकेशनल अटेनमेंट कितना हुआ है, तालीमी तरक्की कितनी हुई है, ये भी हम इवेल्युएशन के ज़रिए जान सकते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द मशीन विच इज़ बीइंग यूज फॉर एग्जिबिटिंग स्लाइड्स इज कॉल्ड, यानी स्लाइड की नुमाइश के लिए हम जिस मशीन का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहा जाता है, फिल्म प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर या नन ऑफ दी अबव। तो जाहिर सी बात है जब हम स्लाइड को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्लाइड को बता रहे हैं, तो वो क्या होगा, स्लाइड प्रोजेक्टर होगा। तो देखिए जब हम पेपर एनालिसिस कर रहे हैं तो हमको क्या बातें समझ में आ रही हैं, सबसे पहले तो डिफरेंट थेरीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस थेरी हो गई, इंटेलिजेंस से रिलेटेड थेरी पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो यूनिफैक्टर, टू फैक्टर, ट्राई फैक्टर और जो मल्टी डायमेंशनल जो अप्रोच है, ये थेरीज़ आपको ज़रूर देखनी है। पियाजे की थेरी आपको देखनी है, सिगमंड फ्रॉड की थेरी आपको देखनी है, और प्लस सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपको देखना है टीचिंग एड्स।
ओके, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है TLM, इसकी जो खुसूसियात है, कौन कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहाँ पर सूटेबल होंगे, कितने टाइप के, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, क्योंकि हर सेट के अंदर हमने टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एशियन ग्रीक एंड एक्सेस ऑफ ब्लैक बाइल वॉज सेड टू कॉज, यानी जो एक ग्रीक, क्या कहेंगे हम इसको, यानी जो ग्रीक एशियंट है उनके मुताबिक जो ब्लैक बाइल की ज़्यादती की वजह से कौन सी जो है यहाँ पर डिसऑर्डर, या कौन सी चीज़ बच्चों के अंदर, डिसऑर्डर तो नहीं कहेंगे हम, या बच्चों के अंदर कौन से जो बिहेवियर या कौन सी फीलिंग्स बच्चों में पैदा होती हैं। ओके, तो यहाँ पर एंजाइटी होता है बच्चों में, डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे, इमोशनल इंटॉलरेंस हो जाती है, नहीं जज्बाती क़ुव्वत बर्दाश्त के बाहर हो जाते हैं, या मेनिया जुनून उनमें पैदा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है इसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। ओके, यानी जो ब्लैक बाइल से उसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल, मतलब हद से ज़्यादा उसका इम्पोजिशन, या हद से ज़्यादा जो हम उससे ज़्यादती अगर करेंगे तो यहाँ पर जो है इसकी वजह से क्या होगा, बच्चों में डिप्रेशन पैदा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच आर द रिलीवेंट वेव्स इन टेली कम्युनिकेशन, यानी टेली कम्युनिकेशन में कौन सा सबसे अहम लहरें होती है, कौन सी लहरों का इस्तेमाल किया जाता है, एक्स रेज, वायलेट रेज, माइक्रोवेव, या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए एक्स रेज भी इस्तेमाल होती हैं, वायलेट रेज भी इस्तेमाल होती है, माइक्रोवेव रेज भी इस्तेमाल होती है, ऑल ऑफ दी अबव जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टेलीविजन इम्पैक्ट टीचिंग ऑफ, यानी जो टेलीविजन है, टेलीविजन इम्पार्ट टीचिंग ऑफ, यानी टेलीविजन डैश की तालीम को जाहिर करता है, रियलिस्टिक नेचर यानी हकीकत पसंदाना तालीम को, कॉम्प्रीहेंसिव नेचर यानी जामे फितरत को, या प्रॉपर इंटरटेनमेंट यानी मुनासिब तफरी को, या ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। यानी टीवी के ज़रिए रियलिस्टिक नेचर भी होता है, यानी बहुत सी चीज़ें रियल में भी नज़र आती है, कॉम्प्रीहेंसिव भी होता है, यानी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है, प्रॉपर इंटरटेन भी उसके ज़रिए बच्चों का हो जाता है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है, क्रोमोसोम है, जीन है, फर्टिलाइज सेल है, या लाइगोर है। तो देखिए हेरिडिटी का जो ताल्लुक है वो हमारे जीन से होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टू फैक्टर थ्योरी वाज प्रपोज बाय, यानी जो टू फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंट की वो किसने दी है, बिने ने दी है, गार्डनर ने दी है, स्पीयरमैन ने दी है, या वेस्लर ने दी है। तो देखिए ये जो टू फैक्टर थ्योरी है स्पीयरमैन ने दी है। ओके, गार्डनर ने मल्टी डायमेंशनल थ्योरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एलोगिया इज, यानी एलोगिया या एलोजिया क्या है, रिडक्शन इन वेट यानी वजन में कमी को कहते हैं, रिडक्शन इन स्पीच यानी तकरीर में कमी को कहते हैं, रिडक्शन इन स्पीड यानी रफ्तार में कमी को, या रिडक्शन इन स्लिप। तो क्या है ये, रिडक्शन इन स्पीच है इसका सही जवाब। ओके, रिडक्शन इन स्पीच को क्या कहा जाता है, एलोजिया या एलोगिया भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जनरली विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन बी कमिटेड बाय अ टीचर ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन, यानी डेमोन्स्ट्रेशन के दरमियान ज़्यादातर टीचर की तरफ से कौन सी गलती होती है, द मिस्टेक्स ऑफ मेकिंग पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टॉपिक एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन, यानी ज़्यादातर मिस्टेक ऐसी होती है कि सही तरीके से जो टॉपिक बताया जा रहा है और जो हमारा टॉपिक है और जो डेमोन्स्ट्रेशन में बताया जा रहा है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ही टॉपिक से बाहर होता है वो, या टू कमिट मिस्टेक ऑफ लूजिंग मोटिवेशन इन द स्टूडेंट, या तो फिर बच्चों का जो मोटिवेशन है उसको खो देते हैं, या द मिस्टेक्स ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूस वर्बलिज्म ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन, या डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान बहुत ज़्यादा वर्बलिज्म यानी बहुत ज़्यादा हम कहेंगे बातचीत या लेक्चर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पर इसका जो जवाब होगा वो ऑल ऑफ दी अबव होगा, क्योंकि ये सारी मिस्टेक्स जो है डेमोन्स्ट्रेशन के दरमियान हो सकती है जिसकी वजह से टीचिंग इनइफेक्टिव हो सकती है। ओके, तो ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द ट्रेडिशनल स्कूल रिलाइड मोस्ट हैवीली ऑन द प्रिंसिपल दैट टू बी इफेक्टिव लर्निंग हैड टू बी, यानी रिवायती स्कूल में इस उसूल पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि मौसर होने के लिए सीखने का अमल होगा, यानी रिवायती स्कूलों में किस तरह की तालीम दी जाती है, ये किस चीज़ पर जोर दिया जाता है, अफेक्टिविटी प्लेजेंट यानी मौसर खुशगवार, एक्सरसाइज रिपीटेडली यानी बार बार मश्क कराने पर जोर दिया जाता है, मीनिंगफुल तालीम पर जोर दिया जाता है, या
रिलेटेड इन टाइम एंड प्लेस टू प्रीवियस लर्निंग, रिलेटेड इन टाइम एंड प्लेस टू प्रीवियस लर्निंग, यानी जो साबिका सीखी जाने वाली जो बातें हैं उनको वक्त और जगह के साथ जोड़ने पर। तो देखिए पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इससे पहले भी रिवायती स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि रिवायती स्कूलों में जो है सिर्फ एकेडमिक जो आउटकम है उस पर जोर दिया जाता है। ओके, सिर्फ एकेडमिक आउटकम पर जोर दिया जाता है, यानी यहाँ पर जो है सिर्फ एक्सरसाइज कराई जाएंगी रिपीटेडली, यानी जो चीज़ें सिखाई गई बस बार बार उसको दोहराया जाएगा ताकि बच्चे इम्तिहान में अच्छे से नंबर हासिल कर सकें। उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट पर किसी भी तरह की फोकस जो है रिवायती स्कूलों में नहीं की जाती है। ओके, तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारे आज हमने 3 सेट कंप्लीट किए, सेट 15, 17 एंड 18। ओके, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ज़्यादा सेट एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे कि 5 सेट एक वीडियो में कवर हो जाए। और मैं एक्सप्लेनेशन कम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमको सिर्फ पेपर एनालिसिस करना है। फिर भी जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैं कर रही हूँ, और जो डिसऑर्डर है उससे रिलेटेड वीडियोज़ इंशाल्लाह जल्दी हमारे चैनल पर आएंगी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगर हुआ तो इंशाल्लाह मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो क्वेश्चन हमारे आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। जो लेंदी क्वेश्चन है उनको मैं जानबूझकर स्किप कर रही हूँ मैथ्स में, ताकि हमारा कम टाइम में जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं हम सिर्फ वही कवर कर पाए, उनकी प्रैक्टिस कर पाए। ओके, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो दूसरों तक भी शेयर करना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।